नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम आईएएस एकेडमी में। इतिहास की अपनी सीरीज में आज हम देखेंगे जो दक्षिण भारत का इतिहास है वह किस प्रकार से प्रारंभ होता है। उसके अलावा जो तीनों क्षेत्र है वह क्या है, किस प्रकार की चर्चा इनके विषय में हमको मिलती है, और जो चेर, चोल और पांड्य साम्राज्य है वह किस प्रकार से उदित होते हुए हमको मिलते हैं। तो मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूँ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आइए जानते हैं दक्षिण भारत के तीन सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों के विषय में। तो सबसे पहली चीज कि हमको ये समझना होगा कि हम किस क्षेत्र की बात कर रहे हैं। जैसे एक शब्द मिलेगा आपको तमिलाहम्या या तमिलाकम, तो यह क्षेत्र हमको वेंकटक पहाड़ियों और कन्याकुमारी के बीच का क्षेत्र मिलता है, अर्थात जो आपका तमिलनाडु का क्षेत्र है और जो केरल का क्षेत्र है। हम उस क्षेत्र की बात करेंगे, वहां की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जानेंगे। तो आपको अगर शब्द मिले तमिलाहम्या या तमिलाकम, तो यह बात होगी किसकी, तमिलनाडु और केरल के क्षेत्र की। इस क्षेत्र की विशेषता क्या है, तो हमको वनों से आच्छादित पहाड़ियां यहाँ मिलेंगी, खूब सारी हरे मैदान हमको मिलेंगे, चारागाह क्षेत्र मिलेंगे, शुष्क प्रदेश भी मिलेंगे, नम भूमि भी मिलेगी, और उसके अलावा जो लंबे समुद्री तट है वह हमको इस क्षेत्रों से कनेक्टेड मिलेंगे। तीन प्रमुख राज्यों का इन पर नियंत्रण होगा इतिहास की सीरीज में, जिनमें हम देखेंगे चेर, चोल और पांड्य। चेर साम्राज्य के विषय में अगर हम देखें तो यह पश्चिमी तट पर जो मुजरिस बंदरगाह है वहां पर अधिकार करेंगे। चोल साम्राज्य को देखें तो यह तो जो आपका उराईजूर है और जो आपका कोरोमंडल तट है इन पर इनका अधिकार होगा, और जो पांड्य है इनका अधिकार होगा मदुरई और कोरकर पर। तो जैसे हमने बात की थी सातवाहन साम्राज्य के विषय में, सातवाहन साम्राज्य जो समुद्री व्यापार है, उस समुद्री व्यापार को करने के लिए जो नदियां हैं, जो समुद्र है, उस समुद्र के किनारे बस्तियां बसाएगा और राज्यों के अंदर भी किले बंद बस्तियां बसाएगा। इसी तरह से बंदरगाहों का विकास हो रहा है। तो इन बंदरगाहों पर नियंत्रण हमको चोल साम्राज्यों का भी, चेर साम्राज्यों का भी और पांड्य साम्राज्यों का भी दिखेगा कि यह लोग भी अपने व्यापार को अधिक विकसित बनाने के लिए इन क्षेत्रों पर अधिकार करेंगे। एक शब्द मिलेगा आपको अनाइतिले। अब यह अनाइतिले क्या है, हमको 5 विशिष्ट भौगोलिक अवधारणाएं मिलती है जो दक्षिण भारत से कनेक्टेड है। इनमें हम तमिलाहम का जो क्षेत्र है तमिलनाडु और केरल का, उनको 5 तिने में बांट देते हैं। तो एक है आपका कुरुंजी जो है पहाड़ी वन, एक है आपका पाले जो है शुष्क प्रदेश, फिर है मुल्ले जो है चारागाह क्षेत्र, मरुदम जो है नम भूमि, और नेयदल यह है समुद्री भूमि। ये पांचों आप ध्यान रखेंगे, इससे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये वास्तव में है क्या। आपको दे देगा कि मुल्ले, मरुदल और नेयदल क्या है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि यह तीनों क्षेत्र हैं, अर्थात एक तरह से भौगोलिक बंटवारा है दक्षिण भारत का, और उसमें भी तमिलनाडु और केरल का। अगर आप देखें तो कुरंजी क्षेत्र मिलेगा सबसे अंदर आपको, जो कि क्या है पहाड़ी क्षेत्र। फिर मिलेगा आपको पाले तिने जो होगा शुष्क प्रदेश, उसके बाद मिलेगा आपको मुल्ले तिने जो होगा चारागाह क्षेत्र, उसके बाद मिलेगा आपको मरुदम तिने जो होगा नम भूमि का क्षेत्र, और उसके बाहर या सबसे बाहर आपको मिलेगा नियदल तिने जो होगा समुद्री क्षेत्र। इसको हम और आसानी से समझें तो सबसे अंदर कुरंजी अर्थात पहाड़ी और वन क्षेत्र, उसके बाहर पाले क्षेत्र जो होगा शुष्क प्रदेश, फिर होगा मुल्ले जो होगा चारागाह क्षेत्र, और उसके बाहर मरुदल जो होगा नम भूमि का क्षेत्र, और सबसे बाहर हमको मिलेगा नेदल जो होगा समुद्री तट का क्षेत्र। तो इस तरह से इनमें भूमि बंटवारा होता है। अब आप समझेंगे कि जो ये भूमि बंटवारा होगा उसके साथ साथ जो यहाँ के संसाधन होंगे उनमें भी हमको अंतर दिखेगा। जैसे जो आपका चारागाह क्षेत्र है, यहाँ पे जाहिर सी बात है जो चारागाह है वो अच्छा होगा, अर्थात पशुपालन यहाँ अच्छा होगा। जो शुष्क प्रदेश है यहाँ ना तो पशुपालन अच्छा होगा और ना ही कृषि यहाँ पर अच्छी होगी। इसी तरह जो नम भूमि का क्षेत्र है यहाँ कृषि अच्छी होगी। जो नेदल है या समुद्री तट है यहाँ पर जो मछली का व्यवसाय है वह विकसित मिलेगा हमको। जो पहाड़ी और वन क्षेत्र है यहाँ पर हमको क्या मिलेंगी, जनजातियां मिलेंगी जो वन्य उत्पादों पर निर्भर होंगी। तो जो इनका सामाजिक जीवन है तिने भूमि का, उसमें अगर हम देखें तो जो कुरुंजी क्षेत्र है यहाँ के लोग शिकार करेंगे, फल फूल इकट्ठा करेंगे और उनके बेसिस पर अपना जीवन यापन करेंगे। उसके बाहर जो आपको पाले क्षेत्र मिलेगा जो शुष्क प्रदेश है, यहाँ पर लोग पशुओं को पालेंगे लेकिन चुरा कर, मतलब दूसरे के क्षेत्रों से पशुओं को चुराएंगे, लूट मार करेंगे, युद्ध करेंगे और उसके बेसिस पर अपने जीवन को चलाएंगे। फिर मिलेगा आपको मुल्ले क्षेत्र जो होगा क्या, चारागाह क्षेत्र, और यहाँ पर हमको पशुपालन और झूम खेती दिखेगी क्योंकि ये कनेक्टेड होंगे शुष्क प्रदेश से। इसकी वजह से जो पहाड़ी भाग भी है वह भी हमको इनसे कनेक्टेड मिलेगा, और यह झूम खेती इसलिए इस क्षेत्र पर करेंगे। उसके बाहर आपको मिलेंगे मरुदल जो होंगे नम भूमि का क्षेत्र, और सबसे विकसित रूप से कृषि इन्हीं क्षेत्रों पर की जाएगी क्योंकि यहाँ समतल भूमि मिलेगी और जो हल का प्रयोग है
वह इस क्षेत्र पर किया जा सकेगा। और अंत में मिलेगा आपको नेयदल, जो समुद्री तट है, यहाँ पर मछली मारना और नमक बनाना ये दोनों आसान होगा। इसी की वजह से ये व्यवसाय यहाँ ज्यादा विकसित मिलेंगे। अब देखिए, इनमें आपसी संपर्क भी होगा, क्योंकि जो नेयदल है वह संपर्क स्थापित करेगा किससे? मरुदल भूमि से या यहाँ के निवासियों से। तो यह अपने उत्पाद, जैसे मछली इनका उत्पाद है, नमक इनका उत्पाद है, इसको ट्रांसफर करेंगे किसके पास? मरुदल लोगों के पास, या जो अनाज उत्पादक हैं उनके पास, और उसके बदले अनाज लेंगे। इसी तरह से जो अन्य क्षेत्रों के लोग भी हैं वह एक दूसरे के उत्पादों का आपस में आदान प्रदान करेंगे। तो हम ट्रांसफर भी देखेंगे प्रोडक्ट्स का और सर्विसेज का इन क्षेत्रों में, और इस तरह से पूरी व्यवस्था हमको विकसित हुई मिलेगी। आपसी लेन देन में अगर हम जैसे देख रहे हैं, तो जो पहाड़ी में रहने वाले क्षेत्र हैं यह मैदानी इलाकों से शहद, मांस, फल इन सब का आदान प्रदान करेंगे, और जो तटीय प्रदेश में रहने वाले लोग हैं वह नमक का, मछली का, दुग्ध उत्पादों का, इन सब का आदान प्रदान करेंगे आपस में। अब हम ये समझें कि जो तीनों प्रदेश है इनकी समाज में स्थिति क्या है और इनकी राजनीतिक व्यवस्था में किस तरह से भूमिका है। तो जब हम देखते हैं बेहतर उत्पादन वाले इलाके जो आपके उपजाऊ हैं और जहां पर कृषि विस्तृत रूप से हो रही है, तो ये इलाके क्या करेंगे? विकसित श्रम विभाजन इन इलाकों में हमको मिलेगा, और बड़े राजघरानों का नियंत्रण हमको इन्हीं क्षेत्रों में दिखेगा। जो आपके कम उत्पादन वाले इलाके हैं उनमें क्या होगा? सामाजिक संरचना है वह भले हमको सरल मिले, लेकिन जो समाज है वह काफी छोटा मिलेगा। जो कुल परंपरा है वह हमको ज्यादा मिलेगी इन छोटे क्षेत्रों में, अर्थात एक ही कुल के लोग, एक ही वंश के लोग इन क्षेत्रों पर शासन को संभालेंगे। और जो मुखिया तंत्र है, इसकी हमने सातवाहन साम्राज्य में डिटेल से बात की थी कि परिवार का मुखिया किस तरह से समाज को कंट्रोल करने की भूमिका निभाता है, वही भूमिका हमको यहाँ दिखेगी। जो कबीलाई व्यवस्था है इसकी हमने बात की थी, तो यह कबीलाई व्यवस्था हमको विस्तृत रूप में मिलेगी। लेकिन जो आपके बड़े क्षेत्र होंगे वहां बड़े बड़े राजघराने होंगे, बड़े राजा वहां उपस्थित होंगे। क्यों? क्योंकि सरप्लस प्रोडक्शन यही ज्यादा होगा, और जैसा हमने बात की है बार बार कि जहां पर सरप्लस प्रोडक्शन ज्यादा होगा बड़े राजतंत्र वहीं दिखेंगे। तो इस तरह से जो बेहतर उत्पादन वाले इलाके हैं उनमें हमको बड़ी व्यवस्थाएं मिलेंगी, जो कम उत्पादन वाले क्षेत्र हैं उनमें हमको छोटी सामाजिक व्यवस्थाएं मिलेंगी। राजनीतिक समाज का उदय होगा कैसे? जो कुलों का मुखिया है वह क्या करेगा? धीरे धीरे समाज पर नियंत्रण करेगा, कुल का विस्तार करेगा, और उस कुल के विस्तार के साथ साथ यह क्या करेगा? अन्य क्षेत्रों पर अधिकार करेगा। और जब यह सब कुछ करेगा तो इसका पूरा क्षेत्र क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, और यह बड़े क्षेत्र का शासक बन जाएगा, और एक शासन व्यवस्था का उदय होता हुआ हमको मिलेगा। अब जो आपका कुलों का मुखिया है इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया गया है, पेरूमकन। तो पेरूमकन कौन है? मुखिया है कुलों का। एक शब्द मिलेगा मकन, जो कि पुत्र है इस मुखिया का। तो मुखिया पुत्र के रूप में मकन, और पेरूमकन मिलेगा हमको मुखिया के रूप में। अब आपका मुखिया तंत्र का विकास हो रहा है, जैसे हमने कबीलाई व्यवस्था को देखा था। इस प्रकार से समाज में एक मुखिया उभर के आता है और अपने क्षेत्र का विकास करता है। तो ये मुखिया क्या करेंगे? वैवाहिक संबंध बनाएंगे, अन्य क्षेत्रों से दूसरों के इलाकों पर कब्जा करेंगे, और कृषि भूमि का विस्तार करेंगे। ये तीन काम करके ये अपने क्षेत्र का विस्तार करेंगे, और धीरे धीरे एक प्रशासनिक व्यवस्था हमको निर्मित करते हुए मिलेंगे। इसी मुखिया तंत्र से हमको तीन बड़े मुखिया मिलते हैं, जिन्हें हम कहते हैं चेर, चोल और पांड्य। तो मुखिया तंत्र की उपज हमको मिलते हैं ये बड़े साम्राज्य। तो आप क्रम समझ पा रहे होंगे कि किस तरह सरप्लस प्रोडक्शन हुआ, उस पर अधिकार हुआ, उस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए प्रतिस्पर्धा हुई, वैवाहिक संबंध बने किस तरह से, जिससे क्षेत्रों का विकास हुआ, या बड़े क्षेत्र आपस में सम्मिलित हुए, अधिकार किया गया युद्धों द्वारा अन्य क्षेत्रों पर, उन सब से साम्राज्यों का निर्माण हुआ। तो अब हम देख रहे हैं तीन बड़े मुखिया आ गए हैं, चेर, चोल और पांड्य। तो ये जो छोटे मुखिया हैं जिन्हें कहेंगे किल्लार, जो बड़े मुखिया हैं जिन्हें कहेंगे वेजीर, और जो सबसे बड़े मुखिया हैं जिनको कहेंगे वेडर, उन सबको धीरे धीरे अपने कंट्रोल में लाएंगे और सबको अपने अधिकार क्षेत्र में शामिल करेंगे। सबसे पहले ये विकसित होंगे किल्लार के रूप, मतलब जो ये तीन बड़े साम्राज्य हैं यह भी पहले छोटे मुखिया होंगे, तो किल्लार के रूप में विकसित होंगे। फिर ये बन जाएंगे क्या? वेजीर, अर्थात बड़े मुखिया के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे, और उसके बाद ये हो जाएंगे क्या? वेडर या वेडर। तो वेडर के रूप में जब यह परिवर्तित होंगे तो एक बड़े मुखिया के रूप में हमको मिलेंगे। इसके बाद ये बनेंगे क्या? राजा। फिर बनेंगे क्या? महाराजा। यह सब कुछ परिवर्तन हम देखेंगे। तो जो किल्लार है, छोटे मुखिया, यह पुर नामक क्षेत्र के अधिकारी है। पुर किसे कहा जाएगा? छोटे गांवों को। तो जो पुर है उसका मुखिया कौन होगा? किल्लार। यह अपने नाम के आगे अपने गांव का नाम जोड़कर लिखता था, जैसे अर्णकट्टूर
किल्लार, पुरनटूर, किल्लार। तो अपने नामों के आगे यह अपने गांव का नाम जोड़ते हैं। अब जो आपके ये किल्लार है, यह क्या करेंगे, युद्ध के समय या सैन्य अभियानों के समय बड़े मुखियाओं का साथ देंगे। तो देखिए, पहले ये छोटे मुखिया है, अपने क्षेत्र पर ये अधिकार करेंगे, और जब बड़े मुखिया इनको किसी अन्य क्षेत्र पर अधिकार करने के लिए निमंत्रित करेंगे तो यह उनका साथ देंगे, जिससे बड़े क्षेत्र को हराया जा सके। इसको आप ऐसे समझिए, मान लेते हैं यह इतना बड़ा पूरा क्षेत्र है, इस बड़े क्षेत्र का नियंत्रण करता कौन होगा, वैडर। फिर इसके अंदर छोटे छोटे उपभाग होंगे, जिनमें हमको मिलेंगे कौन, वेजीर। फिर जो आपका वेजीर है यह और छोटे भागों में विभाजित होगा, इनमें मिलेंगे हमको किल्लार। तो कहीं ना कहीं किल्लार नियंत्रण में थे किसके, वेजीर के, और वेजीर किसके नियंत्रण में थे, वैडर के। तो इस तरह से पूरी साम्राज्यिक व्यवस्था स्थापित थी। जब इन वेजीरों को यह आवश्यकता होती थी कि किसी दूसरे वेजीर पर हमला करें, तो उस समय यह किल्लार की सहायता लेते थे। इसी तरह से जब वैडर को आवश्यकता होती थी कि वह किसी दूसरे वैडर पर हमला करे, तो वह वेजीर की सहायता लेता था। इसी तरह से पूरी प्रशासनिक व्यवस्था चल रही थी। काव्यों में हमको ऐसे उल्लेख मिलता है कि जो किल्लार है, इन्होंने बड़े मुखिया जैसे चेर, चोल और पांड्य के सैन्य अभियानों में अनिवार्य सेवाएं दी। एक शब्द आप फिर से ध्यान रखिए, वेदुतोलिक। ये जो वेदुतोलिक शब्द है, यह अनिवार्य सेवा के रूप में इस्तेमाल किया गया है। मतलब जो छोटे किल्लार हैं, इन किल्लारों को अनिवार्य रूप से सेवा देनी पड़ती थी बड़े मुखिया तंत्र के सामने या फेडरों के सामने, जिनमें हम चेर, चोल, पांड्य देख रहे हैं। तो यह शब्द आपसे पूछा जा सकता है। फिर देखते हैं वेजीर को, जो बड़े मुखिया हैं। इन वेजीरों का ज्यादा नियंत्रण हमको मिलेगा पहाड़ी क्षेत्रों में, और क्या है, फेडर कोमान, पुरवर कोमान, नेडू वेटुअन, इन नामों से प्रसिद्ध होंगे। तो ये नाम आप ध्यान रखिएगा, फेडर कोमान नाम है, पुरवर कोमान नाम है, नडू वेटुअन नाम है, जिनसे यह प्रसिद्ध होंगे। और इनका जो नियंत्रण क्षेत्र है वो कहाँ है, पहाड़ी क्षेत्रों पे, जहाँ वेलीर का वर्चस्व है। अगर इस मुखिया तंत्र के प्रमुख केंद्रों को हम देखना चाहे तो उनमें हमको मिलेगा वेंकटमलय, जो वेंकटम की पहाड़ियों पर है, नांजिल मलय जो है त्रावणकोर की दक्षिणी पहाड़ी पर, परमपुरलाई देखें तो यह हमको कुल्लाचन्नी और जो आधुनिक परम्पिकुल्लम है इनके क्षेत्रों में दिखता है। कोटिल मलय ये मिलेगा आपको महुरे जिले की पहाड़ियों में। तो अलग अलग पहाड़ी क्षेत्रों पर इन वेजीरों का अधिकार है, यह हम समझ पा रहे हैं। फिर आपके आते हैं फेडर या मूवेंदर शब्द भी इनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जो आपके ये फेडर या मूवेंदर है, ये मिलेंगे हमको चेर, जो कुरिंजों पर अधिकार करेंगे, जो कि है पश्चिमी घाट पे, टोल जो अधिकार करेंगे कावेरी के क्षेत्र पर, और जो पांडे हैं यह अधिकार करेंगे दक्षिण मध्य समुद्री इलाकों पर। अब ये जो छोटे सरदार हैं, ये क्या करेंगे, बड़े सरदारों को नजराना देंगे, जिसके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया गया है जिसे कहेंगे तियरई। तियरई शब्द अगर आपको मिले तो आप ध्यान रखेंगे कि यह एक नजराना है जो छोटे सरदार बड़े सरदारों को देते थे। इसके बदले जो बड़े सरदार हैं वह छोटे सरदारों की रक्षा और उनके सहयोग का वचन देते थे। तो एक तरीके से प्रोटेक्शन टैक्स है यह, जो छोटे सरदार बड़े सरदारों को देते थे। अब हम ये समझें कि जो क्षेत्र की सीमाएं हैं वह किस आधार पर निर्धारित हो रही हैं। तो हमको इस समय कोई स्पष्ट सीमा नहीं मिलती है, क्योंकि जो साम्राज्य का विकास या साम्राज्य विकास की जो अवधारणा हमने देखी, वहां हमने समझा था कि साम्राज्यों का विकास किन स्थितियों में होता है। जैसे हमने देखा था कि एक निश्चित क्षेत्र होना चाहिए, अर्थात सीमा निर्धारित होनी चाहिए, प्रशासनिक व्यवस्था हमको दिखनी चाहिए, उसके अलावा सैन्य व्यवस्था अस्थायी रूप से हमको दिखनी चाहिए। लेकिन अभी तक हम समझ पा रहे हैं कि इनके पास ना तो बड़ी सैन्य व्यवस्था है, ना कोई बहुत बड़ा प्रशासनिक ढांचा है जिसके बेसिस पर यह राज्यों की स्थापना कर पाए। इसीलिए हम देखते हैं कि हमको कोई स्पष्ट सीमा नहीं मिलती है। इसी क्षेत्र में राजनीतिक अधिकार का कार्यान्वयन जनता के माध्यम से होता था। जनता ये तय करती थी कि उनका शासक कौन हो। तो जो कुरवर है, वेतर है या वेंटुअर है, जब तक इन पर नियंत्रण स्थापित नहीं होता था तब कोई मुखिया सरदार बन ही नहीं पाता था। तो एक तरह से लोकल लोगों का सपोर्ट चाहिए अगर किसी को मुखिया बनना था उस समय। तो जो प्रशासनिक नियंत्रण है वह हमको ऊपर से नीचे की तरफ नहीं बल्कि नीचे से ऊपर की तरफ दिखता है। मुखिया और सरदार यह ज्यादातर हमको सहगोत्रता पर, मतलब एक ही गोत्र व्यवस्था से या हम कहें एक ही वंशीय व्यवस्था से संबंधित मिलते हैं। अर्थात एक ही वंश के लोग शासन व्यवस्था में रहते थे और अपने ही वंश के किसी व्यक्ति को या अपने ही गोत्र के किसी व्यक्ति को वह अपना मुखिया चुनते थे। अब गोत्र और वंश में थोड़ा अंतर आप समझ लीजिए। जैसे एक हो गया पिता, फिर उसका हो गया पुत्र, फिर उसका हो गया पुत्र। तो यह पूरा स्ट्रक्चर क्या हो गया, एक वंश व्यवस्था। लेकिन जब इसको बहुत ऊपर तक ले जाकर कनेक्ट कर देते हैं, जैसे इस पिता का
दादा, उसका दादा, उसका दादा। तो डायरेक्ट परिवार का कनेक्शन हमको नहीं मिलता है, लेकिन बहुत विस्तृत स्तर पर जब हम देखते हैं तो वो हमको एक ही परिवार से संबंधित मिलते हैं, जिसे कहा जाता है गोत्र व्यवस्था। यह व्यक्ति एक ही गोत्र का है। बहुत सरल भाषा में आपको समझाने का मैंने प्रयास किया है। हम ऋषि परंपरा में नहीं जाएंगे, जो बहुत डिटेल से बताती है कि किस तरह से गोत्रों का निर्माण हुआ, कौन से गोत्र में कौन व्यक्ति किस तरह से शामिल हुआ। उतनी डिटेलिंग हम नहीं करेंगे, हमको आवश्यकता नहीं है। तो हम समझ पा रहे हैं कि किस तरह से संगोत्रता पर आधारित मुखिया तंत्र हमको दिखता है। जो स्रोत हैं, जो रिसोर्सेज हैं, उन पर हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति का अधिकार ना होके पूरे समुदाय का अधिकार हमको मिलता है। इसके अलावा एक बड़ी चीज देखेंगे, जो लूटपाट, वह हमको इन साम्राज्यों में विस्तृत स्तर पर मिलेगी। और लूटपाट करने वाला जो सबसे शक्तिशाली होगा, वही ज्यादातर इनका मुखिया होगा। एक तथ्य और कि जो लूटपाट का माल होगा, उस माल का बंटवारा कर देगा कौन? नेतृत्वकर्ता। अब आप इसको ऐसे समझिए, मान लेते हैं एक समूह है, उस समूह का मुखिया है। अब यह मुखिया ताकतवर कैसे होगा या खुद को ताकतवर कैसे साबित करेगा? जब ये किसी अन्य क्षेत्र के संसाधनों पर अधिकार करेगा, और अधिकार करने के बाद मतलब उसको लूट लेगा। लूटने के बाद यह उसको अपने क्षेत्र में लाएगा और उसका क्या कर देगा? बंटवारा। तो अपने पास बहुत ज्यादा नहीं रखेगा, अपने ही समुदाय के लोगों के बीच उन वस्तुओं को बांट देगा। तो जो व्यक्ति यह काम सबसे ज्यादा करेगा, वही सबसे ताकतवर माना जाएगा। तो लूटपाट करना एक तरीके से साहस प्रदर्शन का कार्य था उस समाज में। तो हम देखते हैं कि जो बड़े सरदार हैं और जो छोटे सरदार हैं, वो सारे सरदार लूट मार करते हैं। संगोत्रों के अलावा लूट में हिस्सा किसको मिले, वह तय किया जाता है। जैसे जो सैनिक हैं, जो भाट हैं, जो चिकित्सक हैं, इनको भी लूट मार में हिस्सा दिया जाता है। अब जो ये आपके भाट है, यह कौन है? यह प्रशंसक है किसके? राजा के। बहुत सरल शब्दों में आप समझ लीजिए। तो भाट चिकित्सक जो उपचार करेंगे और सैनिक जो युद्ध लड़ेंगे, इनको भी इस लूट मार में हिस्सा दिया जाएगा। एक संस्था हमको मिलेगी, कौड़े संस्था। यह कौड़े संस्था क्या करेगी? जो लूट मार है, उसका जो सामान है, उसमें किस तरह से किसका हिस्सा लगे, उस काम को यह करेगी। तो यह हमको लूटपाट के माल पुनर्वितरण करने वाली संस्था के रूप में मिलेगा। जो लूट का माल है, का पुनर्वितरण करना एक सामाजिक प्रतिष्ठा का विषय बन जाएगा। जो व्यक्ति जितना ज्यादा लूट करेगा और उसको अपने गोत्र में या अपनी सामाजिक व्यवस्था में बांटेगा, उसको उतना ही ज्यादा अधिकार मिलेगा। एक काव्य श्रृंखला हम देखते हैं, जो है पुरनानरू के नाम से। इस काव्य में हम देखेंगे कि ऐसे बहुत सारे लोगों की प्रशंसा मिलेगी जो इस तरह के लूट मार करते हुए हमको मिलेंगे। तो साहित्यिक प्रशंसा भी ऐसे लोगों को मिलेगी जो लूटपाट करके अपने समाज का भरण पोषण करेंगे। मूवेंद्र के विषय में हम देखें तो यह हमको प्रधान शासक मिलते हैं। जैसा हमने पीछे देखा कि सबसे बड़े शासक ये हमको दिखते हैं। मौर्य काल में भी इनका विवरण हमको मिलता है। जैसे हमने देखा था भोज, जो बन जाते हैं भोजपति। इसी तरह से हमको बहुत छोटे स्तर पर विकसित हुए इन मूवेंद्रों का वर्णन मौर्य काल में भी मिलता है। जो अशोक की राज विज्ञप्तियां हैं, जो फरमान है अशोक के, उनमें हमको इनका जिक्र दिखता है। 8 मूवेंद्र की स्तुति राजा के रूप में की जाती है। लेकिन अभी भी हम समझे कि जो राज्य व्यवस्था है, उसकी स्थापना नहीं हुई है। आपने जब अशोक का 13वां शिलालेख देखा तो उसमें एक बात आप बार बार देख रहे थे कि अशोक यह कहता है कि वह दंड देगा ऐसे लोगों को जो उसके नियंत्रण से बाहर हैं या जो अनैतिक कार्य कर रहे हैं। तो दरअसल वह इन्हीं लोगों को दंड देने की बात करता है कि जो लोग लूट मार कर रहे हैं, जो पहाड़ी क्षेत्रों पर अधिकार कर रहे हैं, एक दूसरे की संपत्ति को लूट रहे हैं और ओवरऑल उससे साम्राज्य को नुकसान हो रहा है, उनको दंड देने की बात वह करता था। तो दरअसल ये वही लोग हैं और समाज को अपने चला रहे हैं। मूवेंद्रों का अधिकार हम देखेंगे कि बाद में पूरे तमिल क्षेत्र पर हो जाएगा। इसके साथ साथ ये क्या करेंगे, जो अन्य क्षेत्र के सरदार हैं उनको अपने अधीन लाने का लगातार प्रयास करते हुए हमको मिलेंगे। इसी क्रम में चेर, चोल और पांड्य यह विकसित मिलेंगे और इनका एक ही मकसद होगा कि जो बड़े सरदार हैं या जो वेलीर हैं, उनको अपने अधीन लाया जाए और अपने क्षेत्र को बढ़ाया जाए। इसीलिए हम देखेंगे कि जो चेर, चोल और पांड्य हैं, इनमें आपसी प्रतिस्पर्धा भी हमको मिलेगी कि कौन सा वेलीर इनके क्षेत्र में शामिल हो, उसके लिए आपस में लड़ते रहेंगे। अगर हम समझे कि जो राज्य की स्थापना है, उसके लिए सबसे बेसिक स्ट्रक्चर हमको क्या चाहिए, तो हमको अस्थायी सेना चाहिए, नियमित कर व्यवस्था चाहिए, नौकरशाही चाहिए और प्रशासनिक व्यवस्था चाहिए। एक ऐसा प्रशासनिक निकाय हो जो इस पूरी व्यवस्था को संभाल सके। जो वेलीर सरदार है और इनकी परंपरा है, उनके विषय में हम देखें तो अशोक के फरमानों में भी हमको मिलता है। वह चेर, चोल, पांड्य इन सब का वर्णन करता है और इनके साथ साथ जो सत्यपुत्र हैं, अभिगयमान है, इन सरदारों का भी उल्लेख करता है। सत्यपुत्र वेलीर यह हमको सरदारों की श्रेणी में मिलता है। इसका नियंत्रण
कावेरी की पहाड़ियों पर हम देख पाते हैं। मूवेंदर की सीमा से लगा ऊंची भूमि और समुद्र तट तक इनका नियंत्रण है। पहाड़ी मैदान, मैदानी इलाके, यह सब इन वेलिर सरदारों के अंतर्गत आते हैं। रामपुर, नीलगिरी, मदुरई, उत्तरी आरकोट, कृष्णापल्ली, पुदुकोट्टई, ये सारे आधुनिक जिले इनके अधिकार में आते हैं। अब आप समझिए कि धीरे धीरे ये वेलिर सरदार बड़े होते हुए दिखेंगे और इनका अधिकार क्षेत्र हमको बड़ा होता हुआ दिखेगा। फिर क्या होगा, जो तमिल क्षेत्र है उसमें इस तरह के लगभग 15 वेलिर हम देखते हैं। तो अब ये कम होंगे संख्या में, मतलब वेलिर की जो संख्या है वह धीरे धीरे घटती हुई हमको मिलेगी, क्योंकि जब बड़ा क्षेत्र होगा तो उसमें बड़े वेलिर मिलेंगे हमको, फिर छोटे वेलिर मिलेंगे हमको, फिर उससे छोटे, और अंत में जाके किसी एक वेलिर के पास इनका नियंत्रण हो जाएगा। इसी तरह से हम चेर चोल और पांड्यों को देखते हैं। यह इस सबसे टॉप की पोजीशन को पाना चाहेंगे जिसके तहत सारे वेलिर इनके अंतर्गत हो, अर्थात जो सारे बड़े सरदार हैं वह इनके कंट्रोल में हो। और यह सब कुछ हो क्यों रहा है, क्योंकि जो बंदरगाह है, जो पहाड़ी मार्ग है, जो स्थल क्षेत्र है जहां से उत्पादन हो रहा है, उन सब पर इनका नियंत्रण हो। तो देखिए, जैसे हमने 5 क्षेत्रों में क्या देखा, बंटवारा देखा, तो अलग अलग हमको मिल रहा था। इन्हीं क्षेत्रों पर अधिकार करने के लिए ये आपस में लड़ेंगे, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में आपको अलग अलग सरदार मिलेंगे और हर वह राजा या हर वह बड़ा सरदार ये कोशिश करेगा कि ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों पर या विविधता वाले क्षेत्रों पर, जैसे वो चाहेगा कि जो समतल भूमि का क्षेत्र है वह भी उसके अधिकार में हो, जिससे उसको खाद्य उत्पादन अच्छे से मिले। जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर भी उसका अधिकार हो, जिससे पहाड़ी क्षेत्रों के उत्पाद वह भी उसको मिले। उसके बाद जो समुद्री क्षेत्र है वह भी उसके अधिकार क्षेत्र में हो, जिससे समुद्री उत्पाद भी मिले। जो समुद्री उत्पाद के साथ साथ जो समुद्री बंदरगाह है, उन बंदरगाहों पर भी इनका नियंत्रण हो, जिससे यह विदेशी व्यापार को भी कर सके। तो ये सारे चीज हमको दिखेंगी, जिससे धीरे धीरे साम्राज्यिक व्यवस्था का विकास होगा। रोमन व्यापार यह बड़ी भूमिका में हमको दिखता है, जो इन सरदारों की भूमिका को ही परिवर्तित कर देता है, क्योंकि रोमन से बहुत सारा धन आ रहा था और भारत के उत्पाद रोम में जा रहे थे। जैसे आप देख रहे थे कपास, आप देख रहे थे रेशम, आप देख रहे थे मसाले, ये सब कुछ कहाँ जा रहे थे, रोम। भारत का रत्न यह कहा जा रहा था, रोम, और वहां से क्या आ रहा था, सोना। और भारत के पक्ष में यह व्यापार हमको दिखता है। इसीलिए इस पूरी व्यापारिक व्यवस्था पर कब्जा करने के लिए क्या होगा, आपस में संघर्ष होगा। तो जो महत्वपूर्ण स्थान है, जो व्यापारिक माल है, उन सब पर नियंत्रण के लिए इन सरदारों में आपसी प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी और हर वह सरदार चाहेगा कि उसके अंतर्गत बड़े से बड़े वेलिर हो और वह बड़े क्षेत्र पर शासन कर पाए। कविताओं में भी हम देखेंगे तो इन प्रमुख सरदारों का उल्लेख हमको मिलता है। जैसे पराम्बू मलाई एक है जो मिलेगा आपको कोल्लाचाली के समीप। इसके बारे में जो अरियार है कहाँ के, कोडैल मलाई के क्षेत्र में, अर्थात मदुरई के क्षेत्र में, यह भी हमको मिलेंगे। नंजिम मलाई आंदीरन जो त्रावणकोर के क्षेत्र में है, वह कोडम्बे के इरनोको पेल जो है आपके पदुकोट्टई के क्षेत्र में। तो इन सारे क्षेत्रों से बड़े बड़े सरदार हमको मिलेंगे और जो कविताकार है वह इनका गुणगान करते हुए हमको दिखेंगे। बड़े सरदार लगातार ये कोशिश करते रहेंगे कि छोटे सरदारों पर उनका नियंत्रण स्थापित हो जाए और उसके लिए वह युद्ध भी करेंगे। जैसे एक मूवेंदर ने परम्बू नाडु के वेलिर सरदार का विनाश कर दिया। दूसरे वैवाहिक संबंधों के माध्यम से भी यह सरदार अपने क्षेत्र को बढ़ाएंगे। जैसे जो चेर हैं, चोल हैं, पांडे हैं, इन्होंने क्या किया, वेलूरों की जो कन्याएं हैं उनसे विवाह किया और उससे भी अपने क्षेत्र को बढ़ाया। तो यह बड़े सरदारों के साथ वैवाहिक संबंध बना रहे हैं, छोटे सरदारों को हराकर उनके क्षेत्रों पर अधिकार कर ले रहे हैं। अब हम देखें जो सरदारों का क्रम है वह क्या है। तो सबसे पहले मिलेंगे हमको मूवेंदर जो होंगे सबसे बड़े सरदार और सबसे शक्तिशाली। फिर मिलेंगे हमको वेलिर जो होंगे दूसरे स्थान पर, और फिर तीसरे स्तर पर हमको मिलेंगे हिल्लार के ग्रामीण सरदार। प्रशासनिक व्यवस्था अगर हम देखें उस समय की तो हमको मिलता है मन्नरम या कोदई जो सभा स्थल है, जहां पर ये लोग रह के अपनी समस्याओं को साझा करते थे और उन पर निर्णय लेते थे। तो यह पेड़ के नीचे एक चबूतरा बनाकर सभा करते थे, आपसी संबंधों को बेहतर बनाने के लिए और निर्णय लेने के लिए यह कार्य करते थे। फिर मिलेगा आपको अवय, जिसे कहा जाएगा सभा। यह क्या करेगी, जो सरदार है उनकी सहायता के लिए ज्येष्ठों की यह एक सभा है। तो यह अपर लेवल की एक सभा है, आप कह सकते हैं यह लोअर लेवल की एक सभा है। यहाँ पर जो सामाजिक मुद्दे हैं उन सामाजिक मुद्दों को सुलझाया जाएगा। और जो सभा है या जो अवय है, इनमें हमको राजनैतिक मुद्दे ज्यादा दिखेंगे कि किस क्षेत्र पर अधिकार करना है, किससे युद्ध करना है, वो सब कुछ हमको दिखेगा। फिर मिलेगा आपको एप्पेरूम कुजू। यह क्या होगा, यह 5 बड़े समूहों का संस्था है। एड़पेरायम यह क्या है, यह है 8 बड़े
समूहों की संस्था। तो हम प्रशासनिक व्यवस्था में अलग अलग स्टेप्स देख रहे हैं जिनके माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था चलाई जा रही है। आप इन शब्दों को ध्यान रखिएगा या इन शब्दों को याद करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि जब भी यूपीएससी या अन्य स्टेट सिविल सर्विसेज अपना प्रीलिम्स एग्जाम लेते हैं तो उनमें इन शब्दों को वो दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि यह किसके लिए जिम्मेदार है। ऐसा आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में देखा होगा। तो फिर मिलेगा आपको तिने। जो तिने है, यह किसी विशिष्ट परिस्थिति की भूमि या जलवायु क्षेत्र में सामाजिक समूहों और जीवन यापन के तरीके मौजूद हों, उनमें बंटवारा हमको दिखता है। जैसा हमने 5 तिने क्षेत्र देखे थे। 8 मिलेगा शब्द आपको, जो कि होगा राज स्तुति करने वाला कवि। तो राजा की प्रशंसा करने वाला जो कवि है वह मिलेगा हमको भाट के रूप में। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने बहुत शॉर्ट में ये समझ लिया कि जो चेर चोल और पांड्य साम्राज्य है वह किस तरह की सरदार परंपरा के साथ विकसित होते हैं। आने वाले वीडियोस में इनको हम और डिटेल से देखेंगे, और स्पेशली जब हम दक्षिण भारत का इतिहास देखेंगे एक अलग सीरीज में बहुत डिटेल के साथ, तब हम इनके विषय में बहुत विस्तृत रूप से देखेंगे। हालांकि इस वीडियो से हम जो प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न हैं उनको हल कर सकते हैं जो बेसिक लेवल के आएंगे। अभी हम चेर चोल और पांड्य से संबंधित और वीडियो भी लाएंगे इसी वीडियो प्लेलिस्ट में, जिससे आप प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्नों को और डिटेल बेस में हल कर सकेंगे। तो आशा करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है प्लीज शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को, जिससे हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी पहुंच को बना सके। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।